Hello everyone. Now we will do the remaining question of NRL GET. Already we did 40 questions. Now question number 41. In a three-phase induction motor, the number of rotor slots are. तो देखिए एक केस जो है वो कॉगिंग से रिलेटेड है. हम अभी मशीन की सीरीज में भी कॉगिंग डिस्कस कर चुके हैं. सो इट शुड बी लेस देन दैट ऑफ स्टेटर. ओके, तो मेनली लेस देन स्टेटर से होना चाहिए और आपको पता ही है कॉगिंग क्या होता है. So the phenomena of magnetic locking between the stator and rotor teeth is called cogging. Cogging arises when the number of stator and rotor slots are either equal or have an integral ratio. To reduce or eliminate the process of cogging, the number of stator slots are never made equal to the rotor or have an integral ratio. और हमने हार्मोनिक्स की भी बात करी थी. अगर आपको देखना है पूरा तो लास्ट मशीन का जो लेक्चर हुआ था उसमें आप देख सकते हैं कॉगिंग के बारे में 2 पॉइंट्स थे. एक तो नंबर ऑफ स्लॉट्स के रिलेटेड था और दूसरा था हार्मोनिक्स से रिलेटेड. In the next question, a 0 to 5 ampere moving coil ammeter with internal resistance of 0.2 ohm is used to measure current up to 20 ampere. The additional resistance to be connected in parallel with ammeter is. So we have to find the RSH equals to Rm upon m minus 1 और m जो होता है हमारा वो होता है अपना I अपॉन आई एम. I की वैल्यू हमको गिवन है करंट 20 एम्पियर और Im की वैल्यू गिवन है इधर मीटर करंट है जो कि 5 एम्पियर वैल्यू प्रोवाइडेड है. तो उसको जब आप पुट करेंगे वैल्यूज को तो आर एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.067 ओम जो कि आपका पहला ऑप्शन है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए एडिंग प्रॉपर्टी दी है. फॉर द कपल शोन इन फिगर कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस इफ सेल्फ इंडक्टेंस आर L1 और L2 की वैल्यू गिवन है एंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज यानी कि K की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है. आप जानते हैं L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M होता है और M इक्वल्स टू K रूट L1 L2 होता है. वहाँ से आप M की वैल्यू निकाल लेंगे और L इक्वल्स टू सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. L1 की वैल्यू 800 है, L2 की 200 और M आपने जो निकाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस उसकी वैल्यू निकाली है आपने 200. वैल्यूज पुट करने पे आपका आंसर आएगा 1.4 मिली हेनरी. In the next question, find the current in the circuit if the voltage applied is 200 volt, which supplies an active power of 600 watt and reactive power of 800 watt. So we know that अगर हम लोड के अक्रॉस निकालेंगे टोटल पावर तो S इक्वल्स टू 1000 आएगा और I इक्वल्स टू 200 RMS वैल्यू अपॉन टोटल पावर विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर. सो फास्ट मोड में हम ये पार्ट कर रहे हैं. 400 kVA ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एज F हर्ट्ज और उसको अगर हम F/4 हर्ट्ज पे ऑपरेट करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग KVA कितना होगा. तो देखिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा KVA2 अपॉन KVA1 इक्वल्स टू F2 अपॉन F1. सो KVA2 आपको फाइंड करना है, KVA1 आपको दिया है F/4 अपॉन F विच इज इक्वल्स टू 100. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a 0 to 100 volt moving coil voltmeter with internal resistance of 2 ohm is used to measure voltage up to 200 volt. The additional resistance to be connected in series with voltmeter is. तो देखिए आर एस ए इक्वल्स टू आर एम इंटू एम माइनस 1 फार्मूला होता है और जो एम होता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसकी वैल्यू होती है वी अपॉन वी एम और वी आपको दिया है 200 और मीटर वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट. इसको सॉल्व करने पे 2 माइनस 1 1 और इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर. तो देखिए कैपेसिटी फैक्टर को हम क्या क्या लिख सकते हैं. तो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है. साथ ही साथ पीक लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर ए भी होता है. ठीक है, और आप जानते हैं पीक लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी हमारा क्या होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर. What is the common between half and full adder? So the common is number of outputs in terms of sum and carry. In this question, for the circuit shown, if the resistance of each resistor is 10 ohm, find the potential at X. तो देखिए X है and Y is here. So 10, 10, 10. So all follow the beat stone bridge. So जो पोटेंशियल आपका y पे होगा सेम पोटेंशियल आपको x पे होगा द सेम एज दैट ऑफ y.
A buck boost converter with source voltage of 12 volt delivers a load at 24 volt with a duty cycle of. So जो buck boost converter का फॉर्मूला होता है वो V output equals to BS into duty cycle upon 1 minus duty cycle होता है. V output आपको 24 गिवन है, VS यानी कि इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट. तो इसको सॉल्व करने पे आपकी ड्यूटी साइकिल आएगी 0.67. For a short pitch synchronous machine, distribution factor into pitch factor is. So the main thing is here pitch factor. Pitch factor or coil span factor is defined as the ratio of EMF generated in short pitch coil to the EMF generated in full pitch coil, जो कि cos alpha upon 2 होता है. It is denoted by Kp and its value is always less than unity. We have to remember that thing. So यूनिटी से वैल्यू इसकी लेस देन है, तो आप किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन आप फिच फैक्टर से करेंगे देन द आंसर विल बी ऑलवेज लेस देन 1. सैग टेंशन के बीच में आपको ग्राफ दिया है. सो फॉर द स्ट्रिंगिंग चार्ट आपको ये शो कर रहा है द पैरामीटर दैट इज कंसिडर्ड ऑन एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर होगा, तो वो होगा आपका टेम्परेचर. सो द डिफरेंस द डायग्राम बिटवीन टेंशन एंड टेम्परेचर शोज द स्ट्रिंगिंग चार्ज. In a two-port network, if the voltages at both ports are made as dependent variables, then which of the following parameters can be found? So we know already that in a Z parameters of two-port networks, we are able to find the impedance parameters. So that is Z parameters, or we can say also impedance parameters. Holding current of SCR is 5 milliamperes, then its latching current will be approximately. तो देखिए लैचिंग करंट मिनिमम करंट होता है जिस टर्न ऑन प्रोसेस के लिए, और होल्डिंग करंट ऐसा करंट होता है टर्न ऑफ के लिए आपके SCR एथेरिस्टर के लिए. तो देखिए जो IL और IH के बीच में रिलेशन होता है, IL होता है 2 टाइम्स ऑफ IH, यानी कि लैचिंग करंट इज 2 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट विच इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर. अगर 5 मिली एम्पियर होल्डिंग करंट है तो लैचिंग करंट आपका 10 मिली एम्पियर होगा. तो आपको ये व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन सर्किट पूछा है, और ये आपको इसका फाइंड करना है आउटपुट. तो देखिए ये आपका सिमेट ट्रिगर है, और उसको दूसरा नाम कैसे जाना जाता है जो कि स्क्वायर वेव जनरेटर. तो इसके दो नाम है. इस क्वेश्चन में आपको लोड कर्व दिया हुआ है, ठीक है. ये आपका पूरा लोड कर्व है जो कि डिमांड और टाइम के बीच में ग्राफ आपका बना है. आपसे पूछा गया है कि स्लोप जो है 21 से 23 आवर्स के बीच में, यानी कि यहाँ से इतने के बीच में आपका स्लोप कैसा है. तो आप देख सकते हैं ये डाइनिंग स्लोप है, मतलब डी एक्सीलरेटेड स्लोप है, तो ये नेगेटिव आपका होगा. और शुरू में देखिए, शुरू में भी थोड़ा नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव. तो आपको डिनोट करना होगा, आपको इंटरवल लेके चलना होगा, कौन सा आपका कांस्टेंट है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है. व्हाट डज द गिवन सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट्स. तो देखिए आपको ये सिंबल दिया है और आपको पहचानना है क्या आंसर है. तो ये है आपका डबल ब्रेक आइसोलेटर. देखिए इसमें 3 स्टैक्स होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे फिगर के अंदर. फर्स्ट इज सेंट्रल और फ्लैट मेल कॉन्टैक्ट. तो सेंट्रल वाला जो है वो आपका फ्लैट मेल कॉन्टैक्ट होता है जो कि मूव कर सकता है. और सेकंड वन है आपका फीमेल कॉन्टैक्ट जिसको फिक्स्ड भी बोलते हैं, विच इज फिटेड एट बोथ साइड्स. ठीक है, ये वाला और इस साइड of the central one. The rotating one comes itself as fixed one to close the circuit and the movement of the movable contact out of the fixed one जो कि सिस्टम से डिस्कनेक्ट होता है. तो इसी प्रकार काम करता है आपका डबल ब्रेक आइसोलेटर सर्किट. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी एक ऐसा फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो देखिए आपसे एक प्रकार से पैरामीटर का कनेक्शन पूछ रहा है. तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आप अच्छे से जानते होंगे, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इन अ स्ट्रिंग एंड इनटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर. तो ये आपका अब फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का.
और जिस प्रकार से इसमें ऑप्शन में आपका नंबर ऑफ डिस्क दिया था, जिस पे ए स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है। देखिए, इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर अपॉन इम्पल्स रेशियो ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। एक क्वेश्चन आपसे दो टर्म्स में पूछा गया है। कभी कभी आपसे सिंगल इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर पूछ लिया जाता है और कभी कभी इम्पल्स रेशियो ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर पूछ लिया जाता है। अभी आपका रेशियो पूछा है तो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर इंसुलेटर के केस में पूछा जाता तो ग्रेटर देन 1 और लाइटनिंग अरेस्टर के केस में लेस देन 1। तो देखिए, इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर जो होता है वो होता है आपका रेशियो ऑफ इम्पल्स पीक वोल्टेज टू दी पीक वोल्टेज। ठीक है, और यह जो यूज़ करते हैं इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर का, वो यूज़ करते हैं फ्लैश ओवर डिटरमाइन करने के लिए और पंचर ऑफ इंसुलेशन। ये सारी चीज़ें मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जनरली हमने बता ही दिया है कि इम्पल्स रेशियो इंसुलेटर क्या होता है, हाई यानी कि 1 से मोर। अगर लाइटनिंग रजिस्टर की बात करें तो लाइटनिंग रजिस्टर जो होता है उसका इम्पल्स रेशियो होता है रेशियो ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द वेव अपॉन ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज वेव। तो ए ब्रेकडाउन वोल्टेज है ऑफ स्पेशल ड्यूरेशन के लिए ओवर दी ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज वेव। इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। और लाइटनिंग अरेस्टर आप जानती हैं इट मटेरियल क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। लेट द गिवन सर्किट एन इक्वेशन विद द फॉलोइंग नेटवर्क थ्योरम। तो ये जो नेटवर्क थ्योरम शो हो रहा है और ये फॉर्मूला आपको मिलमेंस थ्योरम की याद दिलाएगा। मिलमेंस थ्योरम कुछ नहीं होता बल्कि एक बड़ी सी इक्वेशन जो होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पैरेलल कनेक्टेड सर्किट में और उसको सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है और फॉर्मूला आपका बनता है कुछ इस प्रकार से। और ये मिलमेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है। Infinite magnitude and zero duration are the features of which of the following signal। तो देखिए, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड किसका है, आपका इम्पल्स सिग्नल। और जीरो ड्यूरेशन आपका कौन सा शो करता है, दैट इज इम्पल्स सिग्नल। अगर आप यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन करते हैं देन यू विल गेट द डेल्टा टी एंड फॉर इंटीग्रेशन इट विल गेट यूनिट स्टेप फंक्शन। सो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड एंड जीरो ड्यूरेशन क्वेश्चंस आपके वही होते हैं, बस जो आपकी स्टेटमेंट्स होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं। आपसे रेशियो पूछा गया इसमें डायमीटर ऑफ एन लेयर्ड स्ट्रैंडेड कंडक्टर अपॉन डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। तो देखिए, एन जो है वो आपका नंबर ऑफ लेयर्स है और 2n+1 उससे शो होता है। अगर डायमीटर d है then the diameter of the stranded conductor will be 2n+1 into d। तो ये आपका डायमीटर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर बन जाएगा जहां पर n क्या है, आपका नंबर ऑफ लेयर्स। ये बेहद सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। द गिवन सर्किट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार करे होंगे। आपको बस 0 0 0 1 1 0 1 1 आपको स्विच के अक्रॉस पुट करना होता है और आपको देखना होता है कि आउटपुट आपका किस किस कंडीशन में आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो 1 1 पे आपका दोनों स्विचेस आपके ऑन होंगे तभी आपकी लैंप क्या होगी, ऑन। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा आपका, एंड। In an alternator, if the pitch of the coil is 6/7 fraction of full pitch, then which of the following harmonic is eliminated from the induced EMF in a phase। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपका जब भी ए कंडीशन आपको याद रखनी होगी, टू एलिमिनेट अर्थ हार्मोनिक फ्रॉम इंड्यूस EMF इन अ फुल पिच। सो जो आपका फॉर्मूला होता है, सो R-1 अपॉन अर्थ ऑफ फुल पिच, यानी कि R-1 क्या हो जाएगा आपका, फुल 7 माइनस, ठीक है, जो कि आपकी किसको डिनोट कर रहा है, 6/7 को। तो
ए जो होगा आपका फुल पिच में वो 7th हार्मोनिक को एलिमिनेट करेगा। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आर्थ हार्मोनिक के लिए आपको R-1/R फुल पिच हार्मोनिक एलिमिनेट करने का लिए होता है। देखिए ये क्वेश्चन हम मशीन की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि नो लोड एप्लीकेशन पे हमारी डीसी सीरीज मोटर ऑपरेट नहीं होती, क्योंकि जब अगर हम डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करेंगे नो लोड पे तो जो स्पीड होती है डीसी सीरीज मोटर की विल बिकम डेंजरसली हाई विच विल डेफिनेटली डैमेज द डीसी सीरीज मोटर। नाउ द बेसिक क्वेश्चन are here. In a system, transients are caused by, you know very well, storage elements. Which of the following is true in case of pneumatic system that actuator has poor accuracy? Which of the following converter is also called the joule thief? तो देखिए बूस्ट कन्वर्टर जो होता है यानी कि स्टेप अप कन्वर्टर उसको जूल थीप कन्वर्टर भी कहा जाता है। In measuring 51.1 watt of power, watt meter reads इतना the absolute error is तो 80 minus AM 52.6 minus 51.1. Which of the following term is not related to DC machine? So brushes, armature yoke are the part of DC machine. Next, in the given network, if the 10 ohm resistor is short circuited, then the equivalent resistance between A and B is equals to. So 10 ohm is short circuited. Now 5 ohm and 15 ohm are in series with parallel with 20 ohm. Then after you calculate, you will get the answer 10 ohm. If the values of permittivity and conductivity of an insulating materials are known, then which of the following can be calculated? Then the answer is dissipation factor, जिसे tan डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे लॉस एंगल भी हम कह सकते हैं। डिसिपेशन फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है विच इज इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एट अ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी, और कह सकते हैं परमिटिविटी अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो डिसिपेटिंग फैक्टर इंडिकेट करता है इन एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल टू होल्ड एनर्जी और बिहेव एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। कह सकते हैं अगर डिसिपेशन फैक्टर कम होगा तो मोर एफिशिएंट हमारा इंसुलेटर सिस्टम होगा। देखिए आपसे रेशियो पूछा है इसमें भी, द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस, द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सेम सरफेस। तो इस इक्वेशन को देख के आपको ध्यान आ रहा होगा, ये आपका गॉस लॉ है जिसमें द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे कब? जब इनकी वैल्यू क्या होगी? रेशियो में 1। सो आपको एक ग्राफ दी हुए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से टॉर्क स्पीड कर्व कौन सा है। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर का डी ऑप्शन आपका टॉर्क स्पीड कर्व है। जैसा कि आप जानते हैं टॉर्क इसमें आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और एन होता है ई बी अपॉन फाइव। सो लास्टली आपका एन जो होता है वो 1 अपॉन अंडर ऑफ टी ए निकलता है इन द केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। So as the load goes on increasing speed of DC series motor will drop rapidly. तो यही आपका क्या है फंडा ऑफ द डीसी सीरीज मोटर। Which of the following power plant has low operating cost and high initial cost? तो देखिए लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की होती है और इनिशियल कॉस्ट इसमें क्या होती है? बहुत हाई होती है। सो पेपर के अंदर आपको इतना बड़ा ग्राफ दिया था और पूछा था कि कौन सा ग्राफ है। तो देख सकते हैं आप आरसी ऑक्सीलेटर आपको ये दिखाई देगा। तो ये पूरा एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट है। Which of the following is an example of non deterministic signal? तो देखिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल आपके क्या होते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जो होता है वो आपका एक रैंडम नेचर में होता है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ है और आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, तो आपका एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। मतलब किसी भी ऑक्सीलेटर से नॉइस आ रही है वो आपकी क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक।
कौन सा टर्मिनल आपके बीजेटी में नहीं होता? तो बेस एमिटर कलेक्टर आपके क्या होते हैं? बीजेटी के टर्मिनल है, ठीक है, जबकि ड्रेन आपका बीजेटी के टर्मिनल नहीं होता है। तो आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो एनआरएल का पेपर हमने फिनिश कर लिया है और इसका आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं 1 दिन के बाद।